स्टूडेंट्स, आज की क्लास में शुरू करती हूँ शेयर्स के कुछ फीचर्स के साथ में। जैसे टाइप्स ऑफ शेयर हमने पढ़ लिए, आज मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कॉल्स, फॉर फीचर, सरेंडर एंड उसका लीन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं कॉल्स ऑफ शेयर्स पे। क्या होता है कॉल्स ऑफ शेयर? देखो, क्या होता है कि कंपनी हर एक शेयर पर एक मार्क प्राइस शो करती है। ठीक है, और उसका जो मार्क प्राइस होता है वो पूरा का पूरा उसका अमाउंट एक साथ तो लेती नहीं है, वो उसे टुकड़ों में लेती है। तो आपको एक चीज तो ये क्लियर समझ में आनी चाहिए कि एक मनी होती है एप्लीकेशन मनी और एक मनी होती है अलॉटमेंट मनी। और अलॉटमेंट मनी के बाद में जो भी डिमांड की जाएगी ना अमाउंट की, वो होती है कॉल्स। फिर से समझा रही हूँ, एक होती है एप्लीकेशन मनी, यानी मिस्टर एक्स अगर कोई कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के साथ में पर्टिकुलर अमाउंट उन्हें वो देनी होगी, दैट इज द एप्लीकेशन मनी। अब अगर वो कंपनी इस चीज से सहमत हो या कंसर्न करती हो तो वो उनको अलॉट कर देगी शेयर्स को। अब शेयर्स को जब अलॉट करेगी तब भी वो कुछ मनी की डिमांड करेगी, दैट इज द अलॉटमेंट मनी। तो इस तरह से क्या होता है कि ये टुकड़ों में बटी हुई होती है। तो कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर के ऊपर पूरी जो अमाउंट है एक साथ नहीं मांगती, वो धीरे धीरे कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। अब जब आपको मैंने बता दिया कि जो एप्लीकेशन मनी है जिसको आवेदन राशि कहते हैं, अलॉटमेंट राशि मनी है जिसको अपन आवंटन राशि कहते हैं, उसके बाद की जितनी भी राशि होगी ना उसको अपन कॉल अमाउंट कहते हैं। अब ये कॉल अमाउंट में कोई जरूरी नहीं है केवल एक ही कॉल की जाएगी, इट कैन बी मोर देन टू, मोर देन थ्री, कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितना मार्क प्राइस है और किस तरह से कंपनी इसको प्लान करती है इस अमाउंट को लेने के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या होती है अलॉटमेंट मनी, याचना राशि क्या होती है या कॉल्स क्या होते हैं। आपको मैं बता दूं, इसका मतलब एक डिमांड है मनी की। आप देखिएगा, ये डिमांड है मनी की जो कि की जाती है कंपनी से। और क्यों करती है ये कंपनी? टू पे। वो चाहती है कि एक जो शेयर होल्डर है उस शेयर के ऊपर वो उसका पेमेंट कर दे। तो एक जज, जो लिंडले जज हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि कॉल क्या होती है। कॉल का मीनिंग होता है किसी भी मनी की डिमांड करना और डिमांड करके उस राशि का आ जाना, ये सारी चीज कॉल कहलाती है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कॉल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी कॉल को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। एक बात आप याद रखेंगे, कॉल हमेशा पार्टली पेड अप शेयर्स की ही होगी। फुल्ली पेड अप शेयर्स की कॉल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब अगर अमाउंट आई गई तो अब उसकी क्या कॉल करा जाएगी। ये भी बात समझ में आ रही होगी। तो एमसी कुच्छल ने इसके बारे में ये कहा है कि जब अलॉटमेंट हो जाता है शेयर्स का, उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो लाइफ टाइम है उसके दौरान में किसी भी टाइम वो अपने शेयर्स होल्डर से जो अनपेड अमाउंट है शेयर की, उसके किसी भाग को यानी पार्टली या उस फुल्ली अनपेड पार्ट को वो मांग सकती है। और जब वो मांगती है इसी को हम कॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये कहता है डिमांड बाय द कंपनी टू पे कॉल अमाउंट विच इज अनपेड। वो सारी अमाउंट जो अनपेड है, उस अनपेड अमाउंट को वो पार्टली भी मांग सकती है और पूरी भी एक साथ मांग सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसके प्रोमिनेंट फैक्ट्स क्या है, यानी इसकी जो खास बातें हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज, इट इज टू ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। कॉल किससे की जाएगी? केवल शेयर होल्डर से, किसी भी एक अरे गहरे आदमी से तो नहीं करेगी ना कंपनी कॉल। जो व्यक्ति अपने शेयर में अमाउंट पैसा लगा रखा होगा उस कंपनी के, तभी तो कंपनी उस व्यक्ति से उसकी मांग करेगी। ठीक है, तो हमेशा कंपनी के शेयर होल्डर से ही इसकी डिमांड की जाएगी कॉल की। नंबर टू की बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखोगे, केवल अप्लाई करने के बाद कॉल नहीं डिमांड की जा सकती। अप्लाई के बाद में अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट के बाद ही, आफ्टर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद यानी आवंटन के बाद ही केवल कॉल्स की डिमांड की जाएगी। ठीक है, आगे की बात समझो। डिमांड ऑफ अनपेड अमाउंट, अगर जो अमाउंट पे हो चुके हैं यानी 10 रुपए का, अगर मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, उस पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपए थी, अलॉटमेंट 3 रुपए का था, और फर्स्ट कॉल 2.5 रुपए की, मान लीजिए 2.5 रुपए की, तो हो सकता है 2.5 रुपए को एक पहली इंस्टॉलमेंट में मांग ले, और हो सकता है 5 रुपए को भी वो इंस्टॉलमेंट में ना लेते हुए सीधा एक साथ मांग ले। यानी अदर देन एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, ये किया जा सकता है कि वो कॉल के टाइम पे पूरी अनपेड अमाउंट को या पार्टली अनपेड अमाउंट को डिमांड कर ले। ये बात समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं।
इसका मतलब ये जो होती है इट मे बी इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स। ये बात समझ में आ गया होगा कि ये एक और इंस्टॉलमेंट में, एक ही इंस्टॉलमेंट में या एक और इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है। आगे बात करते हैं, ये एक बहुत खास बात मैं हर बार आपको बताती हूँ, जैसे एमओए में कोई भी चीज मेंशन होना जरूरी है, बिल्कुल यही चीज है, इस सारी व्यवस्थाओं का मेंशन होना जरूरी है एओए में भी। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यानी पार्षद अंतर नियम में अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई तो कॉल नहीं की जाएगी, और जो व्यवस्था हुई उसी व्यवस्था के हिसाब से कॉल की जाएगी, मतलब बियॉन्ड द अरेंजमेंट इट कैन नॉट बी कॉल्ड। ठीक, आगे बात करते हैं। एक खास और चीज है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा इंटरेस्ट। मान लो एक कंपनी ने कॉल करी और कॉल करने के बाद एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसने नहीं दिया उस कॉल का पेमेंट और कुछ लेट हो गया, तो लेट होने पर एज अ पेनल्टी इंटरेस्ट कैन बी चार्ज बाय द कंपनी। ये ध्यान देने का है कि वो ब्याज उस पर अर्जित कर सकती है, उस पर लगा सकती है। यानी अगर 5 रुपए उसने मांगा या 2.5 रुपए उसने मांगा तो पर शेयर के हिसाब से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट वो एज अ इंटरेस्ट उससे चार्ज कर सकती है। तो ये सारी बातें हो गई इसकी सैलेंट फैक्ट्स की। अब बात करते हूँ लीगल प्रोविजन क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी शेयर के ऊपर एज अ कंपनी कॉल करते हो तो जनरल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बीओडीज के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक जनरल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। हिंदी में बोले तो साधारण प्रस्ताव जो होता है वो पास होना चाहिए संचालक मंडल के द्वारा। एक बात ध्यान रखना, जितने भी एक क्लास के जो शेयर्स है उनके ऊपर सेम प्लेटफॉर्म लागू होगा कॉल्स का। यानी अगर इक्विटी शेयर्स है, मान लीजिए, तो जो अगर 2.5 रुपए अगर वो मांग रही है ना, तो 1000 शेयर अगर इक्विटी के है ना, तो 1000 के ऊपर 2.5 ही मांगा जाएगा। यूं नहीं होगा कि 200 शेयर्स के ऊपर तो 2.5 रुपए मांग लिया और 800 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए मांग लिया, या कुछ इस तरह का उल्टा पुल्टा कर दिया, वो नहीं होगा। सेम प्लेटफॉर्म पे कॉल डिमांड की जाती है अगर वो सेम क्लास के शेयर्स हैं तो। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रही हूँ सेम क्लास के, एक ही वर्ग के शेयर होने चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, ये जितना भी कॉल का अरेंजमेंट होगा, कॉल की व्यवस्थाएं होंगी, वो सारी कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, कभी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज इन द कंपनीज इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स पे। अभी कॉल्स क्लियर हो गया, अब फोर फीचर की बात करते हैं। क्या होता है इसका हरण या जब्त कर लेना। जब्त करने का मतलब होता है अंशों का अपने पास रख लेना। यानी अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर के ऊपर कॉल अमाउंट को ना दे पाए तो उस कॉल अमाउंट के अगेंस्ट में एक कंपनी के पास राइट है कि उन शेयर्स को वो फोरफीट कर सकती है, यानी जब्त कर सकती है। यानी अगर वो पेमेंट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, पेमेंट नहीं दे रहा है, एक उसको रिमाइंडर दिया जाता है, उस रिमाइंडर के अगेंस्ट में भी वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो फिर कंपनी के पास एक लास्ट वेपन जो बढ़ता है वो मिलता है कि वो उसे अपने अंशों को ले ही ले, शेयर्स को वो वापस ले ले। इसी को बोलते हैं हम इसका जब्त करना या फोरफीट करना। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये एक सर्टेन डेट तक का इसको एक लिमिटेशन दी जाती है कि हाँ इस डेट तक वो आप दे सकते हो। अगर तब भी नहीं दे रहे हो तो एक रिमाइंडर दिया जाएगा, फिर रिमाइंडर को भी आप ओवरलुक कर रहे हो तो अब इससे फोरफीट कर लिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी के द्वारा ये उठाया गया वो स्टेप है जिसमें वो सारे उसके कॉल्स को मांगने की वो जो सारे उसके हथियार हैं उन एफर्ट्स को वो यूज कर लेती है और उन एफर्ट्स के अगेंस्ट में वो फेल हो जाती है। यानी step taken by the company when all efforts of persuasion have failed। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। ये बात समझ में आ गई। तो इसके अगेंस्ट में कौन से लीगल प्रोविजंस हैं। सबसे पहले क्या होगा, जिस शेयर होल्डर ने एक कंपनी की कॉल जो शेयर के ऊपर की गई थी उस कॉल को ओवरलुक किया, उसके रिमाइंडर को भी ओवरलुक किया, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगी। विदाउट इन्फॉर्मेशन फोरफीचर कैन नॉट बी डन। इन्फॉर्म करने का मतलब होगा कि वो उन्हें बताएगी कि देखिए हम आपने क्योंकि कॉल नहीं ध्यान दिया है, कॉल के ऊपर जो हमने आपको एक पीरियड दिया था ग्रेस पीरियड उसको भी आपने ओवरलुक कर दिया है, तो अब हम प्लान कर रहे हैं इन शेयर्स को फोरफीट करने का। तो ये वो इन्फॉर्म करेगी। अब वो बताएगी कि हम इतनी तारीख तक फोरफीट कर लेंगे, मेंशन करेगी वो नेक्स्ट डेट को कि कब तक हम फोरफीट कर लेंगे। अगर वो तब तक भी दे देना तब भी मान लिया जाता है कि कॉल को फिल कर दिया, लेकिन अगर वो फोरफीट के नेक्स्ट डेट की तक को भी ओवरलुक कर जाए तो अब फोरफीट कर लेगी। इसने कह दिया फोरफीट बाय प्रपोजल, उनको वो बता देगी कि हम आपके इन शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं यानी जब्त कर रहे हैं। और एक खास बात जो ध्यान देने की है, ये कहता है कि फोरफीचर का जो भी प्रोसेस है वो कंपनी के द्वारा कंपनी के इंटरेस्ट में और गुड फेथ में किया जाना चाहिए।
कभी भी ऐसा नहीं किसी से दुश्मनी निकालनी हो और उसके लिए हम उसके जो शेयर्स हैं उनको फोरफीट कर ले, क्योंकि मान के चलो फोरफीट अगर करते हैं ना तो एक शेयर होल्डर की गुडविल पे तो इफेक्ट आता ही है, नाम खराब होता है उसका मार्केट में कि उसने जिस कंपनी के शेयर लिए थे उन पे ऊपर वो अमाउंट नहीं दे पाया, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखना एक गुड फेथ होना चाहिए, कंपनी ऐसा स्टेप केवल उसी केस में उठाए जब वो गुड फेथ रखती हो और कंपनी के इंटरेस्ट में हो, साथ में ही एओए में भी मेंशन हो। अगर एओ में मेंशन नहीं है कि वो कंपनी अपने जो शेयर अलॉट किए थे उनके ऊपर कॉल ना आने के उस पर वो फोरफिट नहीं कर सकती, तो फिर फोरफिट नहीं ही कर सकती। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो सीधी सीधी सी बात है, एक फिजिकल इफेक्ट की बात करूं तो क्या होगा, उसका नाम जो रजिस्टर्ड मेंबर है उसमें से हट जाएगा, उसके वो राइट्स सारे खत्म हो जाएंगे, उसके वो जितने भी उसके ऊपर हक रखता था वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये इसका फर्क पड़ेगा कि उसका भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज और हो सकती है, इसका इफेक्ट ये होता है अगर जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके ऊपर वो जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फोर फीचर। अब आगे बढ़ती हूँ थर्ड पॉइंट, सरेंडर। फोर फीचर का जस्ट अपोजिट है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है समर्पित या समर्पण करना। तो जब एक कॉल की जाती है शेयर के ऊपर और शेयर के कॉल के ऊपर अगर जो डेट दी गई है कि आप इसका अमाउंट तब तक दे दीजिए, मान लीजिए एक शेयर होल्डर इज नॉट कैपेबल टू पे द अमाउंट, मान लेते हैं फाइनेंशियली या कोई और रीजन हो सकता है, तो वो क्या करता है, बजाय कि कंपनी स्टेप ले, अपन ने ये कहा था कि कंपनी स्टेप लेती है, तो बजाय कि कंपनी स्टेप ले और फोरफीट कर ले उन शेयर्स को, वो शेयर होल्डर अपनी विलनेस से, अपनी इच्छा से उन शेयर्स को कंपनी को दे देता है कि मैं नहीं भर सकता इसका अमाउंट, तो आप मुझसे ये ले लीजिए, मैं मेरी इच्छा से दे रहा हूँ। पर वो विद इन द पीरियड देता है, ध्यान देना, वो एक लिमिटेड पीरियड के अंदर अंदर अपनी इच्छा से वो दे दे, तब तक तो सरेंडर हो जाएगा। अगर जो टाइम पीरियड दिया था वो ग्रेस पीरियड निकल जाए, लैप्स हो जाए, और उसके बाद वो कहे, जब फोरफीट करने का प्लान करने लग गई है ना कंपनी, तो वो कहता है सर मैं खुद ही दे देता हूँ, अब छोड़ो आप क्या जब्त करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब वो फोरफीचर में ही जाएगा, अब वो सरेंडर नहीं माना जाएगा। तो सरेंडर के लिए एक कंडीशन है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर उसकी विलनेस से, विलनेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब उसकी इच्छा से होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं, कोई इम्पोजिशन नहीं होगी। तो प्रेशर नहीं, इम्पोजिशन नहीं, तभी उसकी विलनेस से ये कहा जाएगा। तो ये कहता है, एक खास बात इसमें मैं आपको बता दूं, अगर मान लो जब सरेंडर कर लिया, कंपनी ने उसको सरेंडर कर दिया उसने अपने शेयर को कंपनी को, तो अब क्या होगा कि कंपनी उन शेयर्स को क्या वापस से इश्यू कर सकती है, जो सरेंडर हो गए या फोरफीट हो गए, क्या उनको वो इश्यू कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। मैंने एक पॉइंट लिखा है, री इश्यू हो सकता है, फोरफीटेड शेयर्स का भी री इश्यू हो सकता है और इसका भी री इश्यू हो सकता है। तो जो शेयर अब कंपनी के पास में आ गए हैं वो इसे अब री इश्यू कर सकती है। लेकिन एक खास चीज याद रख लेना, जब भी शेयर फोरफीट किए गए हुए होंगे उनको जब अगर री इश्यू करेगी ना, वो कभी भी अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। री इशू अलग कैटेगरी है और अलॉटमेंट नहीं दूसरी कैटेगरी है। तो री इशू को कभी भी अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। और सरेंडर में एक चीज याद रख लेना कि सरेंडर में अगर किसी कंपनी को कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को वापस दे रहा है तो अब कंपनी उसको कोई पैसा नहीं देगी, नॉट अ सिंगल पैनी। अगर कंपनी ने कोई भी सिंगल पैनी भी दे दिया ना उस कंपनी के शेयर होल्डर को, तो ये माना जाएगा ये कंसिडरेशन है, यानी प्रतिफल है। और प्रतिफल का मतलब है कंपनी ने अपने ही शेयर उस शेयर होल्डर से खरीद लिए, खरीदना माना जाएगा। तो खरीदना और सरेंडर करना दो अलग अलग बातें हैं। तो कभी भी ऐसा ना हो कि किसी शेयर होल्डर ने सरेंडर किया हो कंपनी में शेयर्स को और कंपनी उसके अगेंस्ट में उसे कुछ अमाउंट दे दे मनी फॉर्म में, तो वो गलत हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वो सरेंडर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो ये माना जाएगा कि बायबैक हो गया है, फिर से खरीद लिया उसने। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट पे आती हूँ, लीन ऑफ शेयर्स। लीन ऑफ शेयर्स क्या कहता है, टू स्टॉप एंड कीप, अपने पास रोक के रख सकती है। जब तक कि कंपनी कोई भी शेयर्स के ऊपर में पैसा लेना चाहती है और उसके ऊपर पैसा आया नहीं है, तो एज अ लोन वो उस शेयर्स को अपने पास रोक के रख सकती है, यानी अपने पास अधिकार में रख सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहण अधिकार। तो ग्रहणाधिकार जिसके आधार पर कोई लोन या जैसे क्लेम का निपटारा करते हैं, उससे संबद्ध अगर कोई संपत्ति या कोई माल अपने पास रखा हुआ हो तो उस पे कब्जा बना के रखती है ना, इसको बोलते हैं लीन, यानी ग्रहण रखने का अधिकार। ठीक है, और ये इक्विटेबल चार्ज होता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये ओनरशिप है उस ओनरशिप को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी लीगल प्रोविजंस है, वो कहता है लीन भी केवल उसी केस में होगा जब एओए में मेंशन होगा। अगर एओए में मेंशन नहीं है लीन करना, तो लीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं
कि जो पार्टली पेड शेयर्स होते हैं उनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा लीन कर सकती है, क्योंकि फुल्ली पेड अप है तो लीन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और तीसरी बात जो ज़रूरी है कि जिन शेयर्स के ऊपर वो लीन रखती है वो किसी दूसरे आदमी को उसे बेच सकती है, और तब तक बेच सकती है जब तक कि वो 14 दिन ना निकल जाए जिस व्यक्ति के जो वो शेयर थे उसके पेमेंट करने के अंदर तक। यानी 14 डेज का एक ग्रेस पीरियड है, उसके क्रॉस होने के बाद ही वो किसी तीसरे व्यक्ति को वो बेच सकती है लीन किए हुए शेयर्स, उससे पहले नहीं बेच सकती, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। आप ये याद रखेंगे कि सरेंडर और लीन भी अलग है, फॉरफीचर और सरेंडर भी अलग है, और कॉल और फॉरफीचर भी अलग है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लीन, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पूरा मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट नोट में आते हैं ये टॉपिक्स और ये कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।